इस समय पूरे दुनिया में चर्चा है नेपाल के तख्तापलट की, लेकिन नेपाल ही ऐसा देश नहीं है जहां पर तख्तापलट हुआ है। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे पहले 2022 में श्रीलंका में गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ बड़ा जन विद्रोह देखने मिला। अरागलाया मूवमेंट के माध्यम से यहां पर गोटबाया की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, देश छोड़ना पड़ा और उसके ठीक बाद पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी शेख हसीना के खिलाफ कुछ इसी तरह का जन विद्रोह देखने मिला। लेकिन इस समय जो चर्चा हो रही है वो है नेपाल की, जहां पर युवाओं के एक बड़े संघर्ष ने, जेन जेट प्रोटेस्ट ने ओली सरकार का तख्तापलट कर दिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि भारत के छोटे छोटे पड़ोसी देशों में हुए इस तख्तापलट का 140 करोड़ की आबादी वाले भारत पर क्या कुछ असर हो सकता है। जियो पॉलिटिक्स से जुड़े इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा के लिए हम पहुंचे हैं लांजी मुख्यालय में। हमारे साथ हमारे खास इंटरव्यू के मेहमान हैं लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक और संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर समृद्धि जी। जिस तरह की जियो पॉलिटिक्स देखने मिल रही है, नेपाल में जिस तरह का जन विद्रोह हुआ है, इसका क्या कुछ असर भारत में हो सकता है आपके अनुसार, आपके नज़रिए से आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको इस पूरे मामले को समझने के लिए दुनिया के नक्शे पे आपको नज़र डालनी पड़ेगी। भारत में संघर्ष का कोई बहुत पुराना इतिहास नहीं। 75 साल पहले ही भारत आज़ाद हुआ है और 200 साल अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त रहा है। भारत के ही साथ बांग्लादेश भी होता था जहाँ तख्तापलट हुआ। नेपाल कभी अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं रहा। श्रीलंका में अभी अभी तख्तापलट हुआ। पूरी दुनिया में भारत में तख्तापलट की जो है कहानी पहले राजतंत्र में होती थी, रातों रात राजाओं में कब्जा हो जाता था, लेकिन अब हमारे पास 140 करोड़ की आबादी है। दूसरी बात यह है कि भारत का जो प्रधानमंत्री वो ओबीसी है, एक बहुत बड़ा वर्ग प्रधानमंत्री को हटाना चाहता है। तीसरी बात यह है कि भारत में जो लोग हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक पद्धति पे भरोसा करते हैं। भारत की जो है, भारत में सर्वाधिक सरकारों ने काम तो किया है। और तख्तापलट पे मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि भारत की राजनीति में उसका बड़ा असर पड़ा है, पड़ोसी देशों के तख्तापलट का। श्रीलंका में जब तख्तापलट हुआ, सरकार जन विद्रोह हुआ, वहाँ का असर भारत में ये पड़ा कि जो हमारे देश में मोदी जी की जो चुनी हुई सरकार है वो अब अल्पमत की सरकार हो गई। सरकार के खिलाफ निगेटिव असर पड़ा। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार को हटा के कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई। केरल में सीपीएम की सरकार आ गई। तो कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा तो है। दूसरी बात यह है कि जो पड़ोसी देशों में तख्तापलट क्यों हो रहा है, इस पर भी आपको जाना पड़ेगा। नेपाल पूरी तरह चाइना की मुट्ठी में था, श्रीलंका पूरी तरह चाइना की मुट्ठी में, पाकिस्तान पूरी तरह चाइना की मुट्ठी में। तो ऐसी परिस्थिति में जो अमेरिका है, जो अपने आप को दुनिया की बड़ी ताकत समझता है, वो उसने अपना चला, मालदीव में भी उसने भारत के खिलाफ अपना रणनीति चला। तो ये जो चाइना की गुलामी का नतीजा है तख्तापलट। वहाँ तमाम जो सरकार थी चाइना से धंधा कर रही थी, तो चाइना के खिलाफ वहाँ के लोगों में गुस्सा था और अमेरिका ने उसका फ़ायदा उठाया और वहाँ जन विद्रोह करा दिया। भारत में इसका असर पड़ने और नहीं पड़ने का नहीं, भारत में एक अलग परिस्थिति है। भारत में आपने देखा होगा, नहीं, आपने इसको चाइना से जोड़ दिया है, लेकिन जन विद्रोह जो दिख रहा है वो ऐसा माना जा रहा है कि आर्थिक विषमता, महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ वहाँ की सरकारों को लेकर काफ़ी आक्रोश था और ये जन विद्रोह जो है वो एक आक्रोश बनकर यहाँ पर फूट पड़ा और जिसकी वजह से तख्तापलट हुआ। राजनीति में जो दिखता है होता नहीं है। जो चाइना है, चाइना ने वहाँ की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर दिया, कर्ज में डुबा दिया, लोगों के पास रोजी रोटी रोजगार के रास्ते नहीं रहे। और दूसरी बात, नेपाल में जो धर्म को आधारित वहाँ पे राजनीति है, वहाँ पे जो इनकी आइडियोलॉजी, ओली की आइडियोलॉजी से जो विपरीत लोग हैं उसके खिलाफ थे। श्रीलंका में भी लिट्टे, एक दौर में श्रीलंका की ताकत से पूरी दुनिया घबराती थी, लेकिन वहाँ पे लोगों ने विद्रोह किया वहाँ की सरकार खिलाफ। वहाँ के जो तमाम जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सरकार खिलाफ हो गए, सरकार के जनता खिलाफ हो गए। भारत में आपने देखा होगा अभी किसान आंदोलन चला। हमारे यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी ने कहा कि चौकीदार चोर है। राफेल से मामला शुरू हुआ और अब वोट चोर तक आ गया। बिहार में बड़ा प्रदर्शन हुआ, अभी असम में वहाँ की सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ। योगी जी की जो सरकार है, जो जिसके लिए जो न्याय का देवता कौन है, उनका डंपर है, बुलडोजर,
उसके खिलाफ भी काफ़ी विद्रोह है। तो भारत में आप जो समझ रहे हो, नेपाल वाली मैं आपको बात बताऊंगा, पहले इंडिया का समझो। इंडिया में आपने धारा 370 हटाई, 370 हटाई, आपने कई दिनों तक सोशल मीडिया बंद करके रखा, वहाँ के नेताओं को नज़रबंद करके जनविद्रोह हुआ नहीं हुआ, क्योंकि जानते हैं लोग कि वहाँ का जो लोकल जो पब्लिक थी वो कभी सरकार के खिलाफ नहीं गई। असम में आपने देखा होगा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ असम गण परिषद बनी, कई साल जंगलों में रह के लड़ाई की, बोडोलैंड की वहाँ मांग हुई, लेकिन वहाँ के लोग भी अभी सरकार के साथ हैं। नागालैंड में पृथक नागा की मांग हुई, NCCN और टीम विवा ग्रुप, चाइना उनको भरपूर मदद करता रहा, लेकिन नागालैंड में भी सीज फायर है भारत सरकार और उनके बीच में। मणिपुर में आपने देखा होगा मैतेई वाला एक हाई कोर्ट का जजमेंट है, हाई कोर्ट के जजमेंट ने में जस्टिस ने कहा कि भाई ये जो मैतेई है इनको भी SC ST बनाया जा सकता है। तो जो नागा और कुकी जो वहाँ पे जातियाँ थी, उनको लगा कि हमारे राइट्स छीने जाएंगे, वो सड़कों पे आ गए। तो वो भी मणिपुर में भी वही स्थिति है। क्या मणिपुर में आप सरकार ने बंदूकों के दम पे असम राइफल्स के खिलाफ भी लोगों ने विद्रोह किया। लिट्टे ने भारत में बहुत ज़बरदस्त तरीके से राजीव गांधी की हत्या हुई, भारत के प्रधानमंत्री की। भारत में पंजाब का आतंकवाद आया, खालिस्तान की बात हुई, भारत के प्रधानमंत्री की हत्या हुई, इंदिरा जी की हत्या हुई। तो भारत में भी लोगों ने कोशिश बहुत की, लेकिन भारत में इंदिरा जी की सरकार भी 1977 में इमरजेंसी के खिलाफ जनता ने हटा दी। भारत में मनमोहन सिंह की सरकार, 2G स्पेक्ट्रम, कोल ब्लॉक आवंटन, वहाँ से अमेरिका ने मिस्टर नटवर सिंह के इस्तीफे को लेके अमेरिका ने टारगेट किया इंडिया को, और क्या किया, मनमोहन सिंह की सरकार चली गई। तो इंडिया कब में भी अमेरिका, CIA, रशिया ये अपना दखल करते रहते हैं। लेकिन ये अभी इस समय भारत में जो हम बात कर रहे हैं जन विद्रोह के लेके, अभी आपने देखा हो प्रधानमंत्री बनारस दौरे पे गए, तो उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ा अजय राय, उसको नज़रबंद कर दिया आपने। तो ये गलती देश के प्रधानमंत्री को नहीं करनी चाहिए। भाई आप बनारस से सांसद हो, कौन आपको पकड़ेगा, कौन आपके खिलाफ कुछ करेगा। राहुल गांधी ने अभी मणिपुर में वहाँ बड़ी रैली किया, असम में बड़ी रैली किया, राजस्थान में किया, तो सरकार को देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भारत में आपने नोटबंदी किया, वो लोगों को बहुत गुस्सा है नोटबंदी को लेके, उसके परिणाम आपने GST अभी कम कर दिया, लेकिन GST आपने जब लगाया तो सेंट्रल GST, स्टेट GST, दो तरह का लोगों ये ने मुद्दे तो गौन हो चुके हैं। जो वर्तमान मुद्दा देखने मिल रहा है जन विद्रोह का नेपाल में, उसका क्या कुछ असर हो सकता है? क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं जो विपक्ष के नेता उठा रहे हैं, ये जानना चाह रहा हूँ मैं। देखिए साहब, मैं मुद्दों पे ही आ रहा हूँ। भाई अभी आपने देखा कि भाई किसी भी सरकार के खिलाफ विद्रोह कैसे होता है। किसान आंदोलन हुए, आपने उनकी मांगों को क्या किया, दरकिनार किया, फिर बाद में माना। भारत में कर्मचारियों और सेना के जवानों में हम देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया हमने, हमारी सरकार, भारत सरकार ने दिया। किसानों की भी हालत ख़राब है और जवानों की भी हालत ख़राब है। पुरानी पेंशन का एक नारा गूंज रहा है देश में, छात्रों का, हाँ बिल्कुल जो गूंज रहा है। दूसरा, अभी छात्रों पे आप बेरोजगारी का एक बड़ा संकट है। बेरोजगारों पे सारे रोजगार कार्यालय में ताले बंद हैं, कहीं से भी नौकरी नहीं मिल रही है। दूसरी बात, जिन बच्चों को आप एजुकेशन लोन दे रहे हो उनकी संख्या बहुत बड़ी, उनके माँ बाप को लोन पटा नहीं पा रहे हैं, कई बच्चे दिवालिया घोषित हो रहे हैं, सरकार उस पर बात नहीं कर रही। ये छोटे छोटे महंगाई आपके देश में चरम सीमा पे है। तो आपको लगता है कि सरकार के खिलाफ भी अविश्वास बढ़ रहा है भारत में? देखिए, भारत में अविश्वास, अभी वोट चोरी का बड़ा मुद्दा है। वोट चोरी के मुद्दे पे सरकार भले ही सबूत नहीं मिला है सरकार के खिलाफ, लेकिन लोगों में गुस्सा तो है। इनने जो इनके सरकार के खिलाफ जो अपोजिशन है, उसने जनता को ये समझाने में, जैसे इनने पहले समझाने में कि हम विदेश से काला धन ला के देंगे, अन्ना हजारे का एक आंदोलन हुआ और तमाम तरह की बातें, करप्शन के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ। हम रामलीला में भाई भारत में मनमोहन सिंह की सरकार ने डी राजा और कौन कौन लोग हैं, कनिमोजी, इन सबको गिरफ्तार किया। रेलवे के बड़े बड़े एक्सीडेंट हुआ, रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में व्यापम बड़ा घोटाला हुआ। तीसरी बात, ये जो सरकार है, पोर्ट बेच दिया इन्हें, रेलवे बेच दिया इन्हें, निजीकरण के ऊपर बहुत तेजी से दौड़ पड़ी सरकार। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, इतने बड़े बड़े मुद्दे आए सामने, लेकिन सरकार ने किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की, चाहे पहलगाम टेरर अटैक हो? देखिए, मैं जो आपसे बोल रहा हूँ, पहलगाम पे भी मैंने सरकार को चिट्ठी लिखा, उनके ऑपरेशन सिंदूर पे। ऑपरेशन सिंदूर पे मैंने सरकार से कहा कि इसमें पूरी स्थिति बताओ और श्वेत पत्र जारी करो।
पंजाब के पास एक इलाका है पठानकोट के पास में एक कैंप है, बेस कैंप। वहाँ पे पाकिस्तान ने जो अटैक किया था, वो देश हित की बात मैं बताऊंगा ना, मुझे सेना के लोगों ने बताया, तो मैंने उस पर पत्र लिखा। सवाल ये उठता है कि आप टेरर, आपका जो है क्या कहना चाहिए, एयर स्ट्राइक आपके सारे फेल हो चुके हैं। भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ चली रही है। जिन मुद्दों पे आप सरकार में आए थे, उन मुद्दों में आप कुछ नहीं कर पाए हैं। तो प्रधानमंत्री के खिलाफ उसकी डिग्री को लेके, उसकी वाइफ को लेके, आपने देखा होगा यशोदाबेन, उनकी जो वाइफ है, इनका बाल विवाह हुआ था। शारदा एक्ट 1935 का वायलेशन के साथ ही। तो बाल विवाह समझ नहीं आई तो छोड़ दिया उसको, लेकिन अब अपोजिशन उसको इशू बना रहा है। एक IPS है अमिताभ अवस्थी या क्या है वो, एक लड़की का कोई मानसी सोनी का बता रहा है, संजीव भट्ट उसकी जासूसी करा रहा था उस पूरे मैटर पे, मानसी सोनी को लेके उसमें बात हो रही। तो लोगों में ये बात फैलती है। तो प्रधानमंत्री कुर्सी में जनता का प्रजापालक होता है, देश का जो राजा होता है, जनता के लिए सब बराबर होता है। लेकिन प्रधानमंत्री ऐसे नैरेटिव काम आते हैं क्या चुनाव में? बिल्कुल काम आते हैं। इसलिए काम आते हैं कि प्रधानमंत्री जो है इस देश का पहला प्रधानमंत्री है जो मंच से खड़े होकर अपनी ही आवाम की आधी आवाम को धर्म के नाम पे गाली देता है। तो वो जो गाली प्रधानमंत्री जिन लोगों को देता है, वो लोग तो प्रधानमंत्री को टारगेट करेंगे। अगर वो हथियार उठा लिया, वो सड़कों पे आ गए, तो आपके पास तो। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है भारत में तो धर्म की राजनीति करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। देखिए साहब, धर्म की राजनीति थोड़ी देर की होती है, क्षणिक होती है। सरकार बनाने के लिए, मैं कह रहा हूँ देश को अच्छा बनाने के लिए नहीं, ये छोटी राजनीति होती है। हमेशा राजनीति मुद्दों पे आधारित होती है। आप देखो 75 साल बाद भारत के संविधान में एक बात आई। जस्टिस गवई ने कहा कि इस देश में संविधान बड़ा होता है। सारी संस्थाएं जो है इस देश के संविधान से निकली है। पहले क्या होता था, संसद बड़ी होती है। इस बात को, वो नैरेटिव को किसने चेंज किया? चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं साहब, संविधान बड़ा होता है इस देश में, संविधान। अब ये बात आई। इसी संविधान में RSS ने एक बात कही कि यहाँ से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाओ, आर्टिकल 14, 15, 21 से सब हटाओ। तो ऐसे कैसे हट जाएगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर है। इसी देश में आर्टिकल 348 में इस जो राष्ट्रभाषा अधिनियम 1963 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अधिकृत भाषा क्या है? अंग्रेजी है। मेरा कहना है हिंदी के साथ अंग्रेजी, आपने कुछ किया नहीं। तो देश में संविधान जिस दौर में बना है, और अभी वो दौर बहुत ज़्यादा नहीं बदला है, गरीबी बहुत ज़्यादा नहीं हटी है, तो लोगों में गुस्सा है इस सरकार के खिलाफ। अब दूसरा, हमारा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, अभी आप सोचो उसका भी एक संघर्ष, पप्पू है। सोनिया जी की फसल बर्बाद हो गई, उसकी माँ को 10 तरह की गाली दिया, लेकिन राहुल गांधी ने पप्पू से लेकर लीडर ऑफ अपोजिशन तक का सफ़र तय किया। उसी के खिलाफ हमने सुकन्या का मामला लगाया। तो बीजेपी सुकन्या का मामला इनके खिलाफ करती है, सुकन्या बलात्कार का मैटर है। तो कांग्रेस क्या करती है? मानसी सोनी का आदमी है, संजीव भट्ट को बंद करके रखा है, इसकी पत्नी को छोड़ दिया। तो ये सब बातें हैं, ये सब छोटी छोटी बातों से विद्रोह पैदा होता है। ऐसी परिस्थितियों में हम वही जानने की कोशिश कर रहे हैं बार बार कि नेपाल और श्रीलंका में जो जनविद्रोह हुआ, तख्ता पलट हुआ, क्या उसका असर हो सकता है? क्योंकि मुद्दे भारत में भी कई सारे देखने मिल रहे हैं। आपको मूल बात बताता हूँ। अडानी और अंबानी ये दो औद्योगिक परिवार हैं जो समझ लीजिए सरकार के साथ हैं, लेकिन 70 से ज़्यादा औद्योगिक घराने क्या है? सरकार के खिलाफ है। एक पॉइंट आप याद रखना। दूसरी बात, जितने लोग जो उद्योगपति यहाँ से भागे हैं, उनके उद्योगों में काम करने वाले जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो सरकार के खिलाफ हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब बेरोजगारों को आप पंजाब से कितने सारे लोगों को आपने अमेरिका भेजा, अमेरिका ने हाथ पैर में हथकड़ी बांध के कहाँ भेज दिया? उनको इंडिया भेज दिया। एक भी नौजवान इस पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। रोजगार दफ्तरों में ताले लगे हुए हैं। आपने अग्निवीर योजना, आपने सेना की पोजीशन आपने ख़राब कर दी। तो इस मुद्दों पे भी यहाँ का नौजवान खड़ा नहीं हो रहा है। मतलब उस देश में जो धर्म की अफीम ऐसी पिलाई है कि उसका एंटीबायोटिक अपोजिशन को नहीं मिल रहा है। तो नौजवान कैसे सड़कों पे आएगा? किसान सड़कों पे आता है तो सिर्फ दिल्ली के आजू बाजू किसान, पूरे देश का किसान सड़कों पे नहीं आता। तो ये तो विपक्ष की भी कमजोरी मानी जाएगी ना कि उसने मुद्दों की राजनीति, नीतियों की राजनीति करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। ये भी तो सवाल उठता है ना। ऐसे मेरी बात सुनिए, इस देश में आपने देखा होगा कि पूरे देश के आंदोलन पुलिस से कुचले जाते हैं। नौजवान नौकरी मांगने जाते हैं, उनको डंडे पड़ते हैं। आप आंदोलन करने जाओ जंतर मंतर पे, आपको परमिशन नहीं मिलती, सेना लगा दी जाती है। तो मेरा कहना, भारत की राजनीति में सेना और पुलिस का जितना दुरुपयोग ये सरकार करी, इतनी शर्त तो अंग्रेजों ने 200 साल नहीं किया जितना इन लोगों ने किया। तो मेरा कहना है कि भारत में छात्र आंदोलन ख़त्म हो गए, किसान आंदोलन ख़त्म हो गए, मजदूर आंदोलन ख़त्म हो गए। महिलाओं को देखो आप, महिलाओं की सम्मान की आप बात करते हो, 2000-2500 रुपये लाडली बहना में देते हो, और जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं उन महिलाओं से कितना पैसा लेती है?
15-15, 20-20, 30% उनसे ब्याज लेती है। सरकार जो जनता है, जनता को रोज़ एक नई उलझन में उलझा देती है और अपोजिशन चिल्ला चिल्ला के साइलेंट हो जाता है। तो भारत में जो अपोजिशन को सड़कों पे लाने के लिए जो काम होना चाहिए, सरकार ने उस पर पूरे बैरिकेड्स लगा के रखी, वो कुछ कर नहीं पाएगा। और आपके पास एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बचा हुआ है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो इस मीडिया से जब तक आप बड़ी जनसभाएं नहीं करोगे, सरकार के खिलाफ नहीं बोलोगे, कैसे जनसैलाब सड़कों पे आएगा? एक बड़ा सवाल है। तो सरकार से नहीं है, सरकार पूरी तरह गलत नहीं होती और अपोजिशन भी पूरी तरह गलत नहीं होती। अभी जो काम प्रधानमंत्री जी का है उसका, वो सरकार का मुखिया, उसे अपनी उपलब्धि बताना है। और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, उसका काम है सरकार से सवाल पूछना और सरकार को आईना दिखाना। तो भारत में ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन में कमी आई इसलिए कि भारत में जो राजनीति है अब चापलूसों की हो गई, पोस्टरबार चालू हो गए, मीडिया में निगेटिव कमेंट्स चालू हो गए, इस तरह कमेंट्स चालू हो गए। तो इससे क्या हो गया कि जो भारत में मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा है, छात्रों पे कोई बात नहीं कर रहा है, इंडस्ट्री पे कोई बात नहीं कर रहा है, खेतों पे कोई बात नहीं कर रहा है। आपने संविदा नियुक्ति चालू कर दी पूरे देश में। आपके पीएससी, मिनी पीएससी कहाँ पे हैं वो? ये जो सिस्टम बने हुए हैं अपने, वो कहाँ गए? आपने आउटसोर्स चालू कर दिया। आप आउटसोर्स पे कोई नौजवान बात नहीं करता, उसको आउटसोर्स पे बात करनी चाहिए। भाई हम सरकार के पार्ट हैं, हम सरकारी नौकरी चाहते हैं, हमको किसी कंपनी के अधीन आप आउटसोर्स से क्यों दे रहे हो सरकार में हमको? आप डायरेक्ट क्यों नहीं बात कर रहे हैं? सरकार ने उद्योगों को बढ़ाने की बात नहीं की, उद्योगों की संख्या तो कम। ये बताइए मुझे, ये मुद्दे हावी हो सकते हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों, मतलब अपोजिशन बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी खराबी है कि वो जो भी योजना लागू करती है उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। स्पीड बहुत ज़्यादा होने से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कांग्रेस में बुराई यह है कि कांग्रेस बहुत स्लो चलती है, एक एक आदमी के लिए उसके फैसले महीनों लग जाते हैं। तो ये दोनों दलों में बड़ी खराबी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, मुझे नहीं लगता कि आज़ादी के बाद किसी भी दल ने किया होगा। नरेंद्र मोदी ने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ? ठेकेदारों ने उठा लिया, बीच के लोगों ने उठा लिया, घटिया निर्माण कर दिया, उसके मंत्रियों ने गलत तरीके से काम किया। अब आप देखो नितिन गडकरी का, उसके बेटों ने एथेनॉल में 20% का इसने विधानसभा में बिल पारित करा लिया। मोदी जी को समझ में नहीं आया। क्या कारण है कि करप्शन को लेकर इतने आंदोलन हुए, कई राज्यों की सरकारें गिरी, लेकिन जो भी सरकार सत्ता में आई वो करप्शन को कम नहीं कर पाई, बल्कि दोगुनी वृद्धि हुई है करप्शन में? नहीं, उसकी वजह ये हुई ना कि आपने पैसा लेके अधिकारियों को पोस्टिंग किया। मध्य प्रदेश में ही आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो प्रमोट ही होते हैं, उनको बनाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए लेती है। मंत्री पैसा लेके मंत्रिमंडल में लोग पैसा बन लेके जाने लगे। तो जब आपका सिस्टम करप्ट हो जाएगा तो फिर आप क्या, अब जो कलेक्टर पैसा दे के आएगा, जो मंत्री पैसा दे के मंत्रिमंडल में शामिल होगा, वो कैसे बात करेगा कि साहब ये काम मत करो, क्योंकि पैसा तो नहीं से लिया आपने। तो ये सिस्टम को आपने ख़त्म कर दिया। इसके अगेंस्ट सरकार को काम करना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी को भी और नेता प्रतिपक्ष है उसको भी इस दिशा में काम करना चाहिए। उसके भी परिवार में उसके फादर पे लगा था, कौन सा बोफोर्स मामला लगा, उनके इंदिरा जी पे भी लगा, कई मामले लगे। प्रधानमंत्री के ऊपर भी कई सवाल हैं, अडानी से लेकर अंबानी तक, राफेल से लेकर कई तरह के सवाल हैं। तो मेरा कहना, ये बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए लोगों को इन आरोपों से बचना चाहिए। और लेकिन मोदी सरकार पर तो इन आरोपों का कोई असर होता हुआ दिख नहीं रहा है अभी तक। देखिए, मोदी सरकार पे अगर असर होता हुआ नहीं दिखेगा तो जनता इस सरकार को पलट देगी। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, तानाशाही बहुत दिन नहीं चलती। मोदी जी को मुद्दे पे बात करनी चाहिए। जैसे ये वाला मामला था मध्य प्रदेश में, अपन बात करें तो व्यापम में आपने बच्चों, छोटे छोटे गरीबों को जेल में डाला और जो मेन आदमी वो बच गया। हरियाणा में क्या हुआ? चौटाला परिवार पूरा जेल में है बेरोजगारों को ठगने वाले मामले में। तो एक स्टेट वो भी और एक स्टेट ये भी है। आपने केशुभाई पटेल की गुजरात में सरकार पलटने का काम इन्हीं मोदी जी ने किया था। तो केशुभाई पटेल को भ्रष्टाचार के आरोप में इन्हें इतना कर दिया था कि उसको गवर्नमेंट छोड़नी पड़ी। तो मोदी जी को भी कुछ मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे गडकरी के खिलाफ करो कार्रवाई आप। और आपके पास ये है इस्पात वाला है, इस्पात पे भी बहुत सी शिकायतें हैं। आपके पास में जो विदेश मंत्री है ये जयशंकर, वो नौकर शाह को अपने मंत्री में बिठा के जिस तरह का आप काम कर रहे हो। तो ऐसे ढेर सारे मामले हैं प्रधानमंत्री की सरकार में भी, या प्रधानमंत्री के पास भी। तो उसने किसी भी मैटर पे जहाँ जनता ने उसके खिलाफ मामले उठाई, जिस मंत्री के खिलाफ सरकार ने अपोजिशन ने मामले उठाए, उसको बचाने का काम किया मोदी जी। तो यही जो बचाने का, जैसे रेलवे दुर्घटना हुई थी उड़ीसा, कितनी भयंकर रेलवे दुर्घटना थी, उसमें इस्तीफा ले लेना था रेल मंत्री से, आपने लिया नहीं। इस देश में BSNL के पूरे संसाधनों का उपयोग कौन कर रहा है?
रिलायंस कर रही है। रिलायंस के ऊपर 30,000 करोड़ से ज़्यादा की BSNL की वसूली, उसको करना चाहिए। अडानी को आपने जितना भी लाभ आपने पहुंचाया, जितने बैंकों से आपने कर्ज दिलवाया, उस पर सरकार को बात करनी चाहिए। जितना भी इस देश से उद्योगपति भागे, उस पर आपको बात करनी चाहिए। इस देश में 14 साल में आप बम्बई ब्लास्ट में एक ठो राणा को ले आए, आप दाऊद इब्राहिम को नहीं लाए। दाऊद को आपको लाना है। तो प्रधानमंत्री जो है ये जनता की आवाज़ था, पता है आपको। एक छोटे छोटे बच्चों ने मोदी 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 कह के इसको ले आया। लेकिन आज सबसे ज़्यादा आलोचना किसकी हो रही है? मोदी की हो रही है। और मोदी की आलोचना का ये तो राहुल गांधी के नैरेटिव की वजह से हो रही है। नहीं, मोदी की आलोचना होने का लोग खुद से होके थोड़ी आलोचना कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, मोदी की आलोचना होने का मेन कारण ये है कि वो ब्राह्मण नहीं, वो गैर ब्राह्मण है। तो जितने ब्राह्मण हैं वो, मैं साफ शब्दों में बोलूँगा, जो ब्राह्मण और उनके समर्थक हैं मोदी के खिलाफ हैं। भाई मोहन भागवत भी कहते हैं, मोहन भागवत ने बोला इस्तीफा दो। भाई इस देश का प्रधानमंत्री वो 5 साल के लिए चुना गया है, कोई आपके संगठन का सदस्य थोड़ी कि आपके कहने पे इस्तीफा दे। बाद में फिर मोहन भागवत जी बदल गए, बोलो नहीं साहब मैं तो बोला ही नहीं, मैंने खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय को भागवत के खिलाफ मैंने चिट्ठी लिखा। तो मेरा कहना है कि किसी देश के प्रधानमंत्री को किसी एक संप्रदाय के लोग थोड़ी कह सकते हैं कि आप इस्तीफा दो। तो प्रधानमंत्री की कितनी आलोचना हो रही है, उसका IB क्या कर रहा है, उसका रा क्या कर रहा है, उसका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, भी क्यों इतनी आप जाति के आधार पर क्यों खिलाफत कर रहे हैं किसी की? मैं इसलिए बोल रहा हूँ खिलाफत की, किसी और जाति ने नहीं बोला ना। मोहन भागवत ने क्यों बोला प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्यों बोला? बाद में मुकर गया। आपने कोई, उन्होंने साफ शब्दों में थोड़ी कहा है प्रधानमंत्री को इस्तीफा। 75 साल के क्राइटेरिया पर कहा है उन्होंने। 75 साल के क्राइटेरिया पे तो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है कि कोई राष्ट्रपति 75 साल में इस्तीफा देगा? कहीं लिखा है? पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में लिखा है। वो तो 5 साल का निर्वाचन है, जब 5 साल बाद तो हट ही जाएगा। संघ का इंटरनली मैटर होगा ना। नहीं, कैसे संघ पे कैसे इंटरनली मैटर? संघ का और कोई रजिस्ट्रेशन है? संघ का इनकम टैक्स भरता है संघ भारत के संविधान को मानता है। भारत के ये ऐसा संगठन है, जानते हो, दिल्ली में इसने कम से कम 3,300 कमरे का एक बनाया है। जितनी संपत्ति इस ऑर्गेनाइजेशन की है, आपकी हमारी होती तो ED CBI सब पकड़ लेती। तो ये ऐसा संगठन है, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये इनकम टैक्स नहीं भरता है, ये शस्त्र पूजा करता है, इसकी मतलब इसके पास शस्त्र लाइसेंस नहीं है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का आदमी जिसके ऊपर 47 में बैन लगा, 48 में बैन लगा। ये तो बात की बात है, हम टॉपिक से दूर क्यों जा रहे हैं? हम बात करप्शन की कर रहे थे, नेपाल के विद्रोह से करप्शन तक आए। पहले हम तुम बता रहे हैं, हमको सुनना पड़ेगा आपको। ऐसा संगठन जो 47 में बैन हुआ, 48 में बैन हुआ, 75 में 77 बैन हुआ, 92 में बैन हुआ, ऐसा संगठन का आदमी प्रधानमंत्री को बोलेगा कि साहब आप इस्तीफा दो, शोभा देता है? मेरा बताने का मतलब ये है। इतना बैन तो लिट्टे पे नहीं लगा, इतना तो नक्सलवाद पे नहीं लगा। तो मेरा कहने का मतलब है, करप्शन जो है देश में जब सरकारें तय कर लेगी तो 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। अभी आपको पता नहीं, हमारे यहाँ पे एक नेता ने राज्यपाल बनने के लिए कहीं किसी को पैसा दिया था। अब राज्यपाल भी पैसे दे के बनोगे तो फिर तो करप्शन जो है इस देश की सारी योजनाओं को खा जाता है। इस देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी का कारण ही करप्शन है। नौजवान जो दर दर भटक रहे हैं, उनका किसी गरीब का बेटा एक IAS बन पाया अभी तक? सारे UPSC में सर्वाधिक सिलेक्शन किसका होता है? सारा नीट की एग्ज़ाम कौन दे रहा है? छोटी छोटी एग्ज़ाम टाटा करवा रहा है, टाटा एग्ज़ाम करवाता है। हमारे यहाँ पे इतने सारे संगठन है, इतना व्यवस्था है, आपको टाटा को ठेका दे दिया आपने, तो टाटा किन लोगों को चुनेगा? तो ये सिस्टम को आपको ठीक करना पड़ेगा। सिस्टम हमारा जो समाज का सबसे कमज़ोर वर्ग है उसको ताकत देने के लिए, जो समाज में सबसे ताकतवर वर्ग है उसको ताकत देने के लिए नहीं है। तो आपकी जो सरकार है ताकतवर को और ताकतवर बना रही है और कमज़ोर को और कमज़ोर बना रही है। तो सरकार के खिलाफ इसलिए लोग हैं, आपने देखा होगा किसी भी व्यवस्था के खिलाफ नहीं। तो इस सिस्टम के खिलाफ जनता को क्या करना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? देखिए, न्यायालय की भी एक सीमा है, विधानसभाओं की सीमा है, सरकार की एक सीमा है, जनता की कोई सीमा नहीं है। नेपाल में जो किया किसने किया? जनता ने किया। कई दिनों में सरकार बैठी हुई थी, ठेकेदार सप्लायर सब मज़े कर रहे थे। श्रीलंका में किया हुआ जनता ने तय किया, ठेकेदार सप्लायर दलाल सब मज़े कर रहे थे। तो आप चाहते हो कि श्रीलंका और नेपाल की तरह भारत में ही जनता विद्रोह करे? मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूँ कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको पहले बताया ना कि यहाँ जन विद्रोह तो यहाँ नहीं होता। जन विद्रोह यहाँ भी तो जन विद्रोह हुआ। इंदिरा जी की सरकार कैसे पलटी? जन विद्रोह से, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पलटी, लेकिन जन विद्रोह ही हुआ। मनमोहन सिंह की जो सरकार है वो कैसे, वो जन आंदोलन से, हमारे यहाँ का जन विद्रोह दूसरे तरह का होता है। मोदी जी का भी तो जन विद्रोह श्रीलंका के बाद इनकी हालत ख़राब कर दी, इनको दूसरे दलों के समर्थन में चलना पड़ा। अब एक जन विद्रोह अगर हो गया तो ये सरकार बाहर हो जाएगी। तो इस सरकार को मैं जो बात बोल रहा हूँ कि आपको
व्यवस्था में सरकार को जो समाज का सबसे कमज़ोर वर्ग है, सबसे कमज़ोर वर्ग है, उसको ताकतवर बनाओ। और आप क्या कर रहे हो? ताकतवर को ताकतवर बना रहे हो। आपके अभी मैं देख रहा था कि केंद्र सरकार के 6 मंत्री उनके बेटे करोड़ हज़ारों करोड़ के मालिक हो गए। अब ये तो गरीब जनता देख रही है ना। एक आदमी, कभी इस सरकार ने एब नॉर्मल बच्चों पे आपने बात नहीं की, वृद्धाश्रमों पे आपने बात नहीं की, सड़कों पे जो बेचारे भिखारी भीख मांगते हैं उन पे आपने कभी बात नहीं की, दूसरों के घरों में जो काम वालियाँ काम करती उस पर कभी बात नहीं की, शिक्षक, चपरासी और ड्राइवर, कंडक्टर, ये जो समाज का छोटा तबका है, नाई, मोची, इनकी समस्याओं पे आपने बात नहीं। कैसी आप बात भी कैसी योजना कैसी बना रहे हो? 10,000 रुपये की योजना बना रहे हो उनके लिए, 5,000 रुपये की योजना बना रहे हो, और उद्योगपतियों के लिए 30,000 करोड़ माफ़ कर रहे हो, 40,000 करोड़ माफ़ कर, वो पैसा तो हमने देखा नहीं। घर आप गरीबों का 1.5 लाख रुपए का घर बना रहे हो, और जो 1 लाख के लोग हैं जिनका इनकम टैक्स है, उनको कितने का घर दे रहे हो? 10 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, जितना चाहो उतना लेके जाओ। और गरीब आदमी को 1,40,000 गाँव में, 2.5 लाख रुपए शहर में। तो ये जो असमानता है आपकी योजनाओं की, वो आप ख़त्म करो ना। आपको सबको बराबरी का दर्जा दो ना। आप इस पे बात करो। देखो, रासायनिक खाद को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। किसान सम्मान निधि की राशि मिल रही है, इतनी सारी पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने, गरीबों के लिए आवाज़ भी दी है। किसानों की सम्मान निधि कितनी है? 2,000। विधवा पेंशन साल कितनी? भरे में 6,000 दे 6,000। 500 रुपये महीना, 500 रुपये महीना हो गया। विधवा पेंशन कितनी है? 600 रुपये। 500 रुपये, 600 रुपये, साल भर कितनी होगी? ठीक है। किसान भी बराबर हो गया, विधवा पेंशन भी बराबर हो गई, विकलांग भी बराबर। मतलब किसान को आपने किसकी श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया? उस किसान की खेत में पैदावार बढ़ाने आपने प्रयास किया? उस किसान को उसकी फसल का बहुमूल्य जो कीमत देने की बात किया? अभी भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में किसानों के धान की मूल्य है 3100 रुपये और 2700 रुपये गेहूँ का। आपने, और जितना आपने MSP और वो सब बात किया, आपने अभी तक दिया लोगों को? तो ये जो छोटा छोटा तबका, ये किसान अगर पूरे देश का इकट्ठा हो गया, तब आपकी कौन सी सेना रोकेगी? सेना में सब किसानों घर के बच्चे हैं, कौन सी पुलिस रोकेगी? तो मेरा कहना यही, कर्मचारी, अधिकारी और किसान, नौजवान, मजदूर अगर आपके खिलाफ हो जाएंगे तो आपको दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाएगा। योजनाएं आप बेहतर बनाओ। तो नेपाल के जनविद्रोह से शुरू हुई बात भारत में मुद्दों की राजनीति पर हम खत्म करने जा रहे हैं। पूर्व विधायक और संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि सिस्टम अपाहिज हो चुका है, नौकरशाही बेलगाम हो चुकी है और सरकार जनता की सुनने के बजाय उद्योगपतियों की सुनने लग गई है। ऐसे में सरकार ने गरीबों की नहीं सुनी, गरीबों के लिए काम नहीं किया, केवल उद्योगपतियों पर ध्यान दिया, तो सरकार के खिलाफ भी देश में जन विद्रोह हो सकता है। और इस जन विद्रोह की आग में सरकार को, यानी कि भारत में चुनी हुई सरकार को भी सत्ता गंवानी पड़ सकती है, क्योंकि कई मौक़ों पर ऐसे जन विद्रोह भारत में भी समय समय पर देखने मिले हैं, जिसका परिणाम ये हुआ है कि कई बार राज्यों की सरकार से लेकर केंद्रों की सरकार बदली है।